नमस्कार, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका लिटरेरी माइंड के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसेस डेलोवे के बारे में, जिसे लिखा गया है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। ये कंप्लीट पैकेज है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको स्टार्टिंग टू द एंड बहुत ही ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बताऊँगा, वो नोट कर लो आप एक बार। पहले तो आप देख ही सकते हो कि इस टेक्स्ट के बारे में जानेंगे, कहाँ लिखी गई थी, क्या नाम है, लोकेशन क्या रही है लिखने की, कब क्या सेटिंग है, कब लिखा गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पे, सेकंड थिंग, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इनके लाइफ से कुछ लिंक होता हुआ दिखेगा हमें टेक्स्ट में, ठीक है। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे समरी और एनालिसिस, बट बिफोर दैट कैरेक्टर्स के बारे में एक अच्छी नॉलेज ले लेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मेजर वाले, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे थीम्स के बारे में, और लास्ट में आपका डिस्कस करेंगे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कैसे यूज़ हुआ है, कहाँ इस्तेमाल हुआ है, किस टाइप से यूज़ किया है मिसेस डेलोवे में वर्जीनिया वुल्फ ने। इस चीज़ के बारे में जो है एक डीप इनसाइड लेंगे, एक बार देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को, बट बिफोर दैट अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ऐप आता है प्ले स्टोर पे, प्लीज़ डाउनलोड दैट, एंड आफ्टर दैट यू कैन सर्च लिटरेरी माइंड देयर एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। अगर मिल ही नहीं रहा आपको कुछ भी, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एट लास्ट यू कैन व्हाट्सएप एट 8383018454, ठीक है। बढ़ते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए, मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा पहले इस टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा। तो ये जो टेक्स्ट है, इसका फुल नेम आप देख ही सकते हो, मिसेस डेलोवे, एंड व्हेन इट वाज रिटन, एक्चुअली इट वाज रिटन इन ईयर 1922 टू 1924। 1914 टू 1918 माना जाता है आपका वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, यानी कि वर्ल्ड वार 1 के बाद ये जो है लिखी गई थी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं उसका कुछ इंसाइट मिलेगा हमें वर्ल्ड वार 1 के बाद वाला। और वर्ल्ड वार 1 के बाद ही जो है इंडिया को, आपको पता होगा कि इंडिया को एक मौका मिला था प्रेशर बनाने का कि भाई हमें आज़ाद करो। अगर तुम चाहते हो, इंग्लैंड वालों को ये बोला गया था कि अगर तुम चाहते हो कि इंडियन फौजी भी जो तुम्हारी मदद करे, तो एटलीस्ट यू विल हैव टू गिव अस सम फ्रीडम, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखेंगे अभी। इसके बाद जो है कहाँ लिखी गई थी, लोकेशन क्या है, लंदन एंड सुसेक्स के आसपास का लिखा गया था 1922 से 24 के बीच में, लेकिन पब्लिश कब हुआ, 1925। सीधी सी बात है, लिखने के 1-2 साल बाद ही, या फिर कई बार तो ऐसा होता है बहुत सालों बाद आप पब्लिश करवाते हो किसी चीज़ को, ठीक है। लिटरेरी पीरियड की बात करें तो मॉडर्निज्म पीरियड था, अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो। और उसके बाद मॉडर्निज्म के बाद तो पोस्ट मॉडर्निज्म आया आपका, ठीक है। तो इस टाइप से है, ये मॉडर्निज्म का पार्ट है। और जॉनर जो है मॉडर्निस्ट फिक्शन का आएगा, ठीक है। एक फिक्शनल स्टोरी है ये, कुछ ऐसा नहीं है कि रियल में कुछ हुआ था। हाँ, आपको पार्ट्स लगेंगे कि रियल है, बट एनीवेज दीज पार्ट्स विल आर एक्चुअली नॉट यू कैन से रियल, बट फिक्शनल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट यू कैन से, राइट। आगे बढ़े, सेटिंग क्या है, लंदन की सेटिंग है, इंग्लैंड की। ऑथर के बारे में मैंने कहा था बताऊंगा मैं आपको। तो ऑथर के बारे में क्या है, ऑथर जो है काफ़ी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी और काफ़ी जो है लिटरेट थी, और लंदन में इनका घर था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये लास्ट थे अपने सिबलिंग्स में से, और हाफ सिबलिंग्स में से जो है लास्ट थी, और बचपन में ही जो है इन्होंने बहुत कुछ बुरा झेला। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ जब इनकी माताजी की और इनके हाफ सिस्टर की जो है डेथ हो गई उनकी यूथ में, ठीक है। तो इन्होंने जो है मतलब इस डेथ ने, इन दोनों की डेथ ने इनको जो है मेंटली जो है क्रैक कर दिया अंदर से। वुल्फ वॉज एजुकेटेड एंड एक्सट्रीमली वेल रेड, बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी ये, और इन्होंने बहुत सारी मतलब अच्छी से जो है एजुकेशन प्राप्त करी इन्होंने। फिर कुछ सालों बाद जो है इनकी फिर फादर की डेथ हो जाती है, तो सब्सिक्वेंट ये जो डेथ हो रही है इनसे, इनका तो और जो है ब्रेकडाउन हुआ। अब क्या है कि इनके हाफ ब्रदर्स ने इनका फ़ायदा उठाया, सेक्सुअल अब्यूज़ करा इनके साथ, ठीक है। रिलेशंस मतलब बनाने की कोशिश करी, जिसे आप इंसेस्ट सेक्स बोलते हो, वो किया इनके साथ। सी बिकेम फ्रेंड्स विद, अब देखो क्या होता है कि अब कुछ दिनों बाद जब ये अब इतनी लॉरेट थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं इनका ग्रुप बनेगा पढ़े लिखों के साथ। तो इनका ग्रुप बना जॉन मेनार्ड कीस के साथ, क्लिफ बेल के साथ, लियोनार्ड वुल्फ के साथ, और इसी ग्रुप को जो है इन्होंने जब ज्वाइन किया तो बाद में यही ग्रुप जो है एक सोशल सर्कल बना, और इसका नाम जो है ब्लूम्सबेरी ग्रुप पड़ा, जो कि काफ़ी फेमस है आपके इंग्लिश लिटरेरी पीरियड की बात करें, मॉडर्निस्ट पीरियड के बारे में आप सर्च कर सकते हो इस चीज़ को और ज़्यादा जानकारी के लिए। वुल्फ जो है उसके बाद मैरी मतलब शादी करते हैं लियोनार्ड वुल्फ के साथ, जिनका एक ग्रुप था पहले, जिनके ग्रुप के साथ जुड़ी हुई थी, 1912 में शादी हुई थी। बट सी ऑल्सो हैड एन इन्फ्लुएंसर अफेयर विद राइटर विटा सेकविल वेस्ट, इनके साथ भी अफेयर चला था इनका काफ़ी ज़्यादा। तो बाद में प्रोफिलिक राइटर बनी और बहुत ही कुछ लिखा इन्होंने, फेमिनिज्म के बारे में लिखा, मॉडर्निस्ट लिटरेचर में बहुत सारा कुछ, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था इनका।
और एट द एज ऑफ 59 ये जो है सुसाइड कर लेती हैं। तो काफ़ी ड्रेडफुल रहा है, करियर तो काफ़ी अच्छा खासा होने के बाद 59 की एज में सुसाइड करना, ये चीज़ आपको सुसाइड वाली बात जो है स्टोरी में भी मिलेगी। ये लिंक करना आप अभी देखना, लिंक करोगे आप, स्वयं लिंक करोगे आप, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मेन कैरेक्टर्स आई हैव सेड दैट आई विल बी टेलिंग यू, सो दोज मेन कैरेक्टर्स आर, ये आप पढ़ लो। मिसेस क्लैरिसा डेलोवे, ये जो एक्चुअली स्टोरी का नाम है ना मिसेस डेलोवे, एक्चुअली पूरा नाम उस लड़की का जो काफ़ी एज्ड है, मतलब लड़की क्या एज्ड महिला हैं, उनका जो पूरा नाम है वो मिसेस क्लैरिसा डेलोवे है। इनके हस्बैंड का नाम है रिचार्ड डेलोवे, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ऐसे समझ लो। वहाँ के लंदन के जो है जो पार्लियामेंट है वहाँ के काफ़ी बड़े जो है पीएम टाइप में समझ लो, काफ़ी अच्छी ऊंची पोस्ट पे हैं, ठीक है। और क्लैरिसा से जो है बचपन में जो है पीटर वॉल्स नाम का जो एक कैरेक्टर है ये प्यार करता था, ये प्यार करता था वुल्फ से, सॉरी वुल्फ कह रहा हूँ मैं, सॉरी डेलोवे से। वुल्फ तो अपनी राइटर है, ठीक है। तो डेलोवे से ये प्यार करता था, बट डेलोवे ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया इसके प्यार को, इसको अच्छा नहीं लगता। तो ये चाहती थी कि मैं खुल के जीऊँ, और वो जो खुल के फ्रीडम वाली ज़िंदगी है मैं पीटर के साथ नहीं जी सकती, बट उल्टा हो गया, उल्टा इसी के साथ वो फ्रीडम वाली ज़िंदगी नहीं जी पा रही अभी के टाइम में, ठीक है। पढ़ेंगे इसी चीज़ को। इसकी बेटी है डेलोवे की बेटी एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ की जो एक हिस्ट्री टीचर है उनका नाम है डोरिस किलमैन। इसके बाद आ जाते हैं आगे, लास्ट दो कैरेक्टर मेन वाले, आप वो देख लो एक बार। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, जो कि एक वेटरन थे वर्ल्ड वॉर 1 में, जो इन्होंने लड़ा था, और इनको जो है एक सदमा सा पहुंच गया। देखो, भले ही आप इंग्लैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीतने की कगार पे गया था, जीत ही गया था वर्ल्ड वॉर 1 में इंग्लैंड, बट आप इस चीज़ को जीत मानोगे अगर आपने अपना भी बहुत सारा नुकसान किया है, धन का, पैसे का, मनी का, फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपको इतना ज़्यादा, आपके सोल्जर्स इतने मारे गए अपने ही देश के, तो आप उस चीज़ को एज अ जीत देखोगे? ये बिगेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो उठाया गया है, इवन दो वुल्फ के द्वारा भी, आप देखना यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 से ये बंदा लड़के आया था एक्चुअली, बट हुआ क्या कि ये ऐसे सदमे में पहुँच गया है कि उभर नहीं पा रहा वो, ठीक है, क्योंकि इसके एक दोस्त की डेथ हो गई थी, काफ़ी क्लोज था, उसके दोस्त की डेथ होने के बाद जो है ये सदमे में पहुँच गया, और ये बार बार सुसाइडल अटैम्प्ट करता है कहानी में। और ये इनकी वाइफ है लुक्रेजिया इनकी वाइफ है, और इटली से बिलोंग करती हैं ये चाहती हैं कि ठीक हो जाए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बढ़ते हैं आगे, समरी देखिए। अब देखिए जो स्टोरी की शुरुआत होती है वो तो वैसे देखिए, शुरुआत तो छोड़िए आप, मैं क्या बता रहा हूँ ये सुनिए पहले आप। एक ही दिन की स्टोरी है ये, जो नोवेल आप देख रहे हो ना, इतनी मोटी सी नोवेल आपके पास जो रखी हुई है, इसमें सिर्फ एक दिन की स्टोरी है, और एक दिन की भी नहीं, सिर्फ एक पार्टी के लिए जो है डेलोवे जो है तैयार हो रही होती है, उसे सजाना होता है अपने घर को, गेस्ट बुलाने होते हैं, इसी चीज़ में ही नोवेल ख़त्म हो गई है। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? मतलब सिर्फ एक दिन का इसमें डिस्क्रिप्शन है, और इसी से एक नोवेल तैयार कर दिया है अपने वर्जीनिया वुल्फ ने। तो काफ़ी टैलेंटेड वाली बात होगी ये तो, मतलब एक दिन का आपको, कई नॉवेल्स में तो आपको महीने सालों साल, जैसे होमर इलियड की बात करें तो या 10-10 साल की बात, वैसे फाइनल ईयर की बात उसमें लिखी थी, बट स्टिल 10 साल की बात जो है उसको मेकअप किया गया है, प्रेजेंट किया गया है होमर इलियड में। इन्होंने सिर्फ एक दिन को प्रेजेंट करते हुए ये नोवेल प्रेजेंट किया है बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। ये चीज़ समझ आई? सिर्फ एक शाम की बात है इसमें, वो जाती है सुबह शॉपिंग वॉपिंग करने पार्टी के लिए, और रात को जो है पार्टी होती है, बस इसी में नोवेल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मिसेस डेलोवे जो है एक कैरेक्टर हैं, और लगभग 1925 जैसे मैंने बताया था ये पब्लिश हुई थी, तो ये सारी कुछ बताया था मैंने आपको। तो ये ऑल दी एक्शंस आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन लंदन, और मिड जून का टाइम है। क्लैरिसा डेलोवे जो है एक अपर क्लास हाउसवाइफ है जिसकी शादी हुई है रिचार्ड से, ये चीज़ भी मैं बता चुका हूँ, जो कि एक पॉलिटिशियन है और कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, यूके की, इंग्लैंड की समझ लो आप, और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं ये, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, आप सोचोगे कि क्लैरिसा डेलोवे के फिर तो लाइफ में कोई दुख होना ही नहीं चाहिए, इतनी बड़ी पोस्ट वाले से शादी हुई है, फिर तो कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये बता दूं मैं, ऊंची दुकान फीकी पकवान, जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। कई बार बड़े आदमियों के भी लाइफ में जो है एक्स्ट्रा दुख होता है, गरीब तो फिर भी आराम से सो जाता है, बट बड़े लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा पेन लेते हैं। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये ध्यान से आप सुन लो, क्योंकि दीज विल बी क्रिएटिंग मेजर थीम्स जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ आपको हिंदी में,
जैसे मैं समझा रहा हूँ तो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, नो, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। यही चीज़ें मैं आगे इस्तेमाल करूँगा, फिर पूछूंगा मैं आपसे, फिर लिंक करूँगा, और आप ये चीज़ें कभी भूलोगे नहीं। बढ़ते हैं आगे। क्लैरिसा इज़ थ्रोइंग ए पार्टी दैट नाइट, मतलब क्लैरिसा जो है एक पार्टी की तैयारी कर रही होती है और इसी में जो है पूरा ये नॉवल ख़त्म हो जाता है। बट अगर मैं बात करूँ क्लैरिसा के पीछे यानी कि बैक के पास्ट के बारे में बात करूँ, तो ये बर्टन नाम की अपनी जो है यहाँ से आई थी, मतलब ये बिलोंग करती थी यहाँ से, बर्टन नाम की जगह से, जहाँ इसके पापा मम्मी रहते थे। तो ये बात करती है कि टीन एज में जब ये थी तो ये कैसे जो है अपने आप को एक फ्री विमेन की तरह जो है प्रेजेंट करना चाहती थी। ये चाहती थी कि मैं पीटर वॉल्स जो बार बार उसको वू कर रहा है शादी करने के लिए, कि भाई प्रेशर बना रहा है कि तुम मेरे साथ अफेयर में आ जाओ, बट स्टिल वो चाहती थी कि नहीं, मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ, मैं तुम जैसे के साथ शादी करूँगी क्या, ठीक है। तो वो ठुकरा देती है उस टाइम पे ऑफर, और काफ़ी बड़े बड़े सपने देखते हैं। इवन तो पीटर वॉल्स भी जो है बड़े सपने दिखाता है इसको, वो खुद भी देखता है कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा। डेलोवे भी सपने देखती है, बट प्रेजेंट की कंडीशन क्या है, ये अपने हस्बैंड से ही खुश नहीं है, जबकि इतनी बड़ी पार्टी में है, ये लीडर है, बट ये खुश नहीं है। पीटर वॉल्स का तो अलग ही है सीन कि बंदा बेचारा भटक रहा है, कभी इंडिया से वापस आ रहा है, कभी कुछ, तो मतलब दोनों ही फेल्ड हो चुके हैं टाइप से, और लाइफ जी रहे हैं, बस कट रही है इनकी लाइफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लैरिसा रिटर्न्स होम, और देखिए अब क्लैरिसा जो है सुबह के टाइम पे कहाँ जाती है, लंदन में जो है विजिट कर रही होती है, और उसे लाना होता है एक फूल का गुलदस्ता टाइप में लाना होता है, फूल लाने होते हैं उसको, ठीक है, पार्टी के लिए, शादी के लिए, पार्टी कह रहा हूँ, शादी कह रहा हूँ, सॉरी, पार्टी के लिए। तो वो सड़क से गुजर रही होती है, बिग बैन दिखता है उसको, वो जो घड़ी सी होती है लंदन की, वो बड़ी सी वो चीज़ दिखती है इसको, उसमें घड़ी का टाइम उसमें जब बजता है तो उसे ये नोट करती है। फिर गाड़ियों को गुजरते हुए देखती है, फिर एक स्काई में एरोप्लेन को जाते हुए दिखती है, टॉफ़ी टाइप का कुछ लिखा रहता है उसमें, एडवर्टीजमेंट दिखाता है उसमें, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ मैं, बुक में ही आपको देख लेना एक बार। तो ये चीज़ें शो क्या कर रही हैं कि ये टाइम शो कर रहा है, बिग बैन कुछ, फिर ये, तो ये बार बार जो है ना टाइम का एक यहाँ पे मेजर थीम उभर के आएगा, बाद में मैं समझाऊंगा इस चीज़ को, अभी नोट कर लो आप कि टाइम का एक जो है, टाइम कैसे बीतता चला गया, और डेलोवे यहाँ पे आ गई है, अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब कार की आवाज़ सुनती है, कार को देखती है, एक फटने की आवाज़ आती है, कार से कुछ लगता है किसी ने फायरिंग वायरिंग किया है, तो इसे बार बार डेथ सताता है, यानी कि कहीं ना कहीं क्लैरिसा डेलोवे को अपनी डेथ सता रही है कि कभी भी डेथ जो है आ सकती है, बस जी रही हूँ और कभी भी मौत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये थॉट रिजेंबल कर रहा है किसके साथ, आपके वुल्फ के साथ, क्योंकि वुल्फ ने भी जो है 59 एट द एज ऑफ 59 सी है सुसाइडेड, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आई थिंक कि आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी समझ आ रही है कि क्यों मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले बताई थी। अब क्या है कि जब वो पार्टी के लिए आयोजन कर रही होती है, तो भाई मतलब ऑर्गेनाइज कर रही होती है, तो अब घर चली गई होती है बीच में ये, और घर लौटते वक्त ये देखती है पीटर वॉल्स आया इनके घर में। पीटर वॉल्स को देखते ही तो पहले दंग रह जाती है कि ये तो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत पहले का, बर्टन में रहता था, और ये फ़िलहाल इंडिया से लौट के आया है, तो दंग रह जाती है। तो इनके बीच में जो है बातचीत होती है, तो पीटर पूछता है, अच्छा ठीक हो ना, मतलब अपने हस्बैंड से खुश हो। तो ये बेचारी जवाब देती, क्योंकि पीटर को तो इसने एक बार पहले मैरिज के लिए मना किया था ना, तो पीटर ने जब ये सवाल पूछा तो ये जवाब देती। इससे पहले क्या है, एलिजाबेथ आ जाती है और इनकी जो है बात रुक जाती है, थम जाती है। ये क्लैरिसा जो है जवाब नहीं दे पाती अपनी शादी के बारे में पीटर को, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। फिर आगे देखते हैं हम, अब जो नैरेटिव जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ के वहाँ पे जो है नैरेटिव शिफ्ट हो जाती है। ये कौन है, ये मैंने आपको बताया था, वो वर्ल्ड वॉर से जो लड़के आया था ना, वो बंदा वो था ये, जिसकी अभी मेंटल स्थिति ख़राब हो चुकी है, काफ़ी सदमे में है, क्योंकि इसने अपने डेथ की जो है दोस्त की जो है डेथ देखी थी इसने, तो इस चीज़ से काफ़ी परेशान है वो। इसकी वाइफ जो है लुक्रीजिया, जैसे बताया था मैंने आपको, वो काफ़ी चिंतित है, वरीड है अबाउट स्मिथ, हाउ ही विल बी गेटिंग बेटर डे बाय डे, बट एक्चुअली ही इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे, राइट। उसकी मेंटल कंडीशन जो है बिगड़ती जा रही है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है। इवन दो ये जो है इनका हस्बैंड, ये वाइफ जो है बैठा करते थे रीजेंट पार्क में, बातचीत करा करते थे, इंतज़ार किया करते थे, ठीक है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इनकी मेंटल जो स्थिति थी वो ख़राब हो ही रही थी। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, मेंटल स्थिति वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, मेंटल कंडीशन ख़राब होना, ये उस टाइम पे 1928 1930 में तो ये उभर के ही आ रहा था ना ये कॉन्सेप्ट। तो आज जो हम साइकोलॉजी देख रहे हैं इतनी जो वास्ट है, हम इलाज कर पा रहे हैं किसी मेंटल
मेंटली वीक पर्सन का इलाज कर पा रहे हैं। ये तो आज पॉसिबल है, 2019, 20, 21, 22 जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब पॉसिबल है ये, ठीक है। लेकिन क्या ये उस टाइम पे पॉसिबल था 1920s में? तब तो ये शुरुआती हो रही थी इन चीज़ों की, साइकोलॉजी की जो है धीरे धीरे साइकोलॉजी ग्रो कर रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सफल इलाज नहीं हो पाया था इनका। डॉक्टर भी इनको कहते हैं कि भाई इनको मेंटल हॉस्पिटल में जो है डलवा देना चाहिए, क्योंकि अब इनकी स्थिति जो है और बिगड़ रही है। यानी कि लुक्रीजिया से जो है अलग करने की बात करते हैं स्मिथ को, और स्मिथ पाता है कि अगर मेरे को लुक्रीजिया से अलग कर दिया और अगर मेरे को एक 4 दीवारी के अंदर बंद करके रख दिया, तो इससे तो बेटर है कि मैं इस कन्फाइनमेंट में जीने से मर जाऊं। और ये सुसाइड भी कर लेता है ये बंदो आगे जाके, ठीक है, अब मैं बताऊंगा। बाकी डॉक्टर होम्स के पास जाते हैं तो ये पता चलता है कि ये जो है इनकी हालत ख़राब होती जा रही है। और फिर क्या है, डॉक्टर होम्स के पास जब जाते हैं तो पता लग चलता है कि भाई स्मिथ की कंडीशन ज़्यादा, मतलब सेप्टिमस हैज़ नथिंग रॉन्ग विद हिम एंड इज़ इन फंक। तो ये तो कहता है कि ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बट फिर वो जो है स्मिथ की फैमिली, मतलब स्मिथ और उसकी वाइफ लुक्रीजिया जो है सर विलियम ब्रैडसो के पास जाती हैं। और ब्रैडसो के पास जैसे ही जाती हैं तो डॉक्टर तो ये सीधा से, क्योंकि एक फेमस डॉक्टर थे वहाँ के, काफ़ी फेमस डॉक्टर थे, तो इनके पास इन्होंने जाना अच्छा सोचा था, साइकोलॉजिकल डॉक्टर थे। तो उसने पेशेंट को देखते ही कहा कि भाई ये तो एक मेंटल जो है परेशानी से गुजर रहे हैं, तो एक्चुअली यू नीड टू एडमिट हिम, और आपको ये एडमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, और इसी चीज़ को फिर सोचते सोचते जो है वो और ज़्यादा बीमार पड़ने लगता है। कौन? आपका सेप्टिमस स्मिथ, विलियम स्मिथ, जो भी आप बोलना चाहोगे इसको, ये ज़्यादा बीमार पड़ने लगता है। और आगे जाके हम देखेंगे कि ये खिड़की से कूद के सुसाइड कर लेता है, क्योंकि ये जाना नहीं चाहता वहाँ पे एक मेंटल असाइलम में, एक हॉस्पिटल टाइप में, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं हम यहाँ पे, अब रिचर्ड डेलोवे के बारे में पता चलता है, नैरेटिव फिर से शिफ्ट होती है। देखो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि आप जिसके माइंड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कोई प्लॉट नहीं होता, बताऊंगा मैं, चलो इस चीज़ को, बार बार आप प्लॉट नहीं होता, प्लॉटलेस होता है कि किसी भी कैरेक्टर के माइंड में अचानक कोई थॉट आया तो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्टोरी, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, बताएंगे अभी आपको आगे। रिचर्ड डेलोवे हैज़ लंच विद लेडी ब्रिटन, ये क्या है, ओके, सो अ डिसेंडेंट ऑफ फेमस जनरल्स एंड हग व्हाइटबर्ड। तो एक्चुअली रिचर्ड डेलोवे जो है, मतलब क्लैरिसा डेलोवे के हस्बैंड, ये एक पार्टी में ऑलरेडी आ चुके थे, पार्टी से जो है लंच वंच करके जो है आए थे। कहाँ गए थे ये? लेडी ब्रिटन के घर गए थे और हग वाइट ब्रेड के घर गए थे, और काफ़ी जो है बड़े एरिस्टोक्रेट थे। और हग वाइट ब्रेड एक्चुअली हग से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपनी, कौन? क्लैरिसा डेलोवे प्यार करती थी हग से, वॉल्स प्यार करता था क्लैरिसा से, लेकिन क्लैरिसा की शादी हुई थी रिचर्ड डेलोवे से। तो आप समझ सकते हो क्या ही तो अब यहाँ पे सीन बन रहा है, कोई किसी से प्यार कर रहा है, क्लैरिसा इससे प्यार कर रही है हग से, शादी लेकिन रिचर्ड से हुई है, और इसका लवर कोई और था पहले, वॉल्स इससे प्यार करना चाहता था, मतलब शादी करना चाहता था। तो मतलब देख सकते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे अजीब ही सिस्टम सा एक आपको समझ में आएगा कि रिचर्ड और क्लैरिसा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि क्लैरिसा को बीच में जो है एक इन्फ्लुएंजा हुआ था, तभी से ये दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ जो हैं अलग रह रहे हैं। मतलब अलग क्या रह रहे हैं, मतलब अलग अलग बेड पे सोते हैं, अलग अलग जगह सोते हैं, अलग अलग रूम में सोते हैं, और इवन दो ज़्यादा प्यार भी नहीं देखने को मिल रहा। क्लैरिसा इसी चीज़ से फिर परेशान है। क्लैरिसा जो है, थोड़ी सी क्लैरिसा डेलोवे की बात करूं अगर, तो यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी का भी एक जिक्र मिलेगा, क्योंकि क्लैरिसा जो है, अभी चलो इसको आगे बताऊंगा। फिलहाल क्लैरिसा और डेलोवे के बारे में जो है, रिचर्ड डेलोवे के बारे में बीच में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, वो मैंने बताया क्यों। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे थे। तो रिचर्ड जो है कुछ फ्लावर टाइप के कुछ लाता है और कहता है कि क्लैरिसा मैं तुमसे बोलना तो चाहता हूँ आई लव यू, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले बोला था ये तुम्हें बात, आई लव यू। तो इस चीज़ को सुन के एलिजाबेथ कह रहा हूँ, सॉरी, रिचर्ड डेलोवे, एलिजाबेथ तो बेटी है इनकी, तो क्लैरिसा कहती हैं कि वाह, ऐसा भी होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऐसा भी कुछ होता है, मतलब एक प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है, बट स्टिल इतना कुछ भी होता है एक हस्बैंड वाइफ के बारे में, ये तो मेरे को मतलब अभी सोच रही हूँ मैं इस चीज़ के बारे में, ये चीज़ कहती है यहाँ पे। मतलब रीडर्स को ये पता चल रहा है कि इनके बीच में जो है ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है, मतलब जस्ट ठीक है, तू अपना काम कर रहा है पार्लियामेंट में जाके, मैं अपने घर में बिजी हूँ, तेरे गेस्ट आ रहे हैं, मैं तेरे गेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ सारी चीज़ों को। तो बस इतने ही में सिमट के रह गई है क्लैरिसा, मतलब इसके जो सपने थे कि लाइफ में कुछ बड़ा करूँगी आगे जाके। So everything has been just collapsed. She is just a housewife who is just managing the house affairs of Richard Dalloway. The guests of Richard Dalloway are coming and just she is managing them, right? तो ये चीज़ आपको देखने को मिली कि हस्बैंड वाइफ का यहाँ पे रिलेशन ठीक ठाक नहीं है इतना।
अब यहाँ पे फिर से नैरेटिव जो है थोड़ा सा शिफ्ट होता है कहीं और। यहाँ पे एलिजाबेथ के बारे में बात करेंगे। डोरिस किलमैन जो है इसकी हिस्ट्री ट्यूटर हैं, और रिचर्ड डेलोवे तो उस टाइम पे चला जाता है फिर अपनी वाइफ से मिलने के बाद, क्लैरिसा से। तो क्लैरिसा जो है फिर देखती है कि डोरिस किलमैन और एलिजाबेथ की जो है दोस्ती बढ़ती जा रही है, कहीं ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार ना करने लगे। ये अजीब बात है। आप सोचोगे कि एक टीचर और एक स्टूडेंट प्यार कर भी ले तो क्या दिक्कत है, बट यहाँ पे वो वाला प्यार नहीं है। यहाँ पे वो वाला प्यार आ रहा है, मतलब होमोसेक्सुअलिटी वाला प्यार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके माइंड में जो है ये वाली चीज़ उठती है। एलिजाबेथ और फिर डोरिस किलमैन के बीच में एक डिबेट टाइप का होता है। डिबेट क्या मतलब खासनी इस टाइप की होती है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं ये कि तुम्हारा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। वो कहती है तुम अपनी बेटी पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हो। डोरिस किलमैन इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है उस पर, क्लैरिसा पे, एलिजाबेथ को, कि भाई तुम अपनी बेटी एलिजाबेथ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ाती जा रही हो। और माँ कहती है, यानी कि क्लैरिसा कहती है डोरिस को कि तुम टीचर हो, टीचर की तरह रहो, तुम मेरी बेटी पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा मत बढ़ाओ। ठीक है, मेरे को सब कुछ समझ आ रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ती, मतलब बातचीत होती है इनके बीच में। तो एक हेटर टाइप का भी जो है देखा जा सकता है। बट फिर ये रियलाइज़ करती हैं कि क्लैरिसा की इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, ये भी जो भी है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है डॉक्टर को यहाँ पे एक चीज़ और मिलेगी आपको, सेप्टिमस की बात मिलेगी। देखो सेप्टिमस ऑलरेडी परेशान था जब उसने ये बात सुनी थी कि इसको इसकी वाइफ लुक्रीजिया से जो है अलग करने की बात करी जा रही है, और उसको एक मेंटल असाइलम में, एक पागल खाने में जो है भर्ती करने की बातचीत चल रही है। तो इस चीज़ को देख के इसने होल्म्स को तो जो है एक मॉन्स्टर बता दिया कि यही वो है जो मेरी मौत का कारण बनेगा, और यही लोग मेरे को मरवाना चाहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर को जो है यहाँ पे एज अ मॉन्स्टर शो किया गया है। क्यों शो किया गया है? क्योंकि वो रियल चीज़ का इलाज नहीं करना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेप्टिमस स्मिथ, ये मेरे को एक मेंटल असाइलम में भर्ती करवा के पता ही नहीं मेरी मौत का कारण बनना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। तो यहाँ पे ये नैरेटिव पे आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर उस टाइम पे अगर कोई पागल रहा होगा और अगर इलाज नहीं था तो हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू डील विद सच इश्यूज़ फॉर द फैमिली इवन। तो आप ये चीज़ सोच सकते हो। ठीक है, आज तो साइंस काफ़ी ग्रो कर चुकी है। आप मतलब मोर्टेलिटी रेट जो है काफ़ी घट गई है, इवन तो कैंसर तक का इलाज किया जाने लगा आज के टाइम पे। तो आप सोच सकते हो काफ़ी मतलब डेवलपमेंट हुआ है साइंस के मामले में। ये भी चीज़ आप नोट करते रहो साथ के साथ। ठीक है, इंडिया तो आज़ाद ही नहीं हुआ था। इंडिया की अगर बात करोगे, इंडिया पाकिस्तान तो बटे भी नहीं थे। बांग्लादेश कहाँ आया था? कहीं कुछ नहीं था। काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है इन कुछ सालों में, आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बीच में बतानी रह गई थी, ये जो क्या नाम था आपका, ये जो स्मिथ था जिसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसके लिए बार बार एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बता देता हूँ मैं, सेल शॉक का इस्तेमाल किया गया है। सेल शॉक मतलब, सेल मतलब वही गोले बारूद जो होते हैं ना, उसका शॉक मतलब उस टाइम पे जो लड़ाई करते करते जो है इसके दोस्त की डेथ हुई थी, उसी चीज़ को सेल शॉक नाम दिया गया है। और ठीक है, एक चीज़ तो ये रहेगी थी बतानी। दूसरी चीज़ ये मैंने कहा था मैं बताऊँगा होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। किसकी? आपके क्लैरिसा डेलोवे की। क्लैरिसा डेलोवे की जो है एक काफ़ी अच्छी दोस्त थी उस टाइम पे, मतलब इसके टीनेज में, जिसका नाम था सैली सेटोन। सैली सेटोन से जो है काफ़ी अच्छी दोस्ती थी इसके टीनेज में। और एक बार जो है सैली सेटोन ने जो है इसको लिप्स पे किस किया था। ठीक है, लिप्स पे किस किया था, और उस टाइम पे जो है इसको काफ़ी अच्छा फील हुआ था। इवन तो अभी भी जब ये याद करती है अपने हस्बैंड के बीच में, तो इसे लगता है कि नहीं, वो बेटर चीज़ थी, वो अच्छा था। तो कहीं ना कहीं जो है आप होमोसेक्सुअल वाली जो है बात लिंक कर सकते हो यहाँ पे। और इस चीज़ में उसको काफ़ी मज़ा आया था, इवन दो देन हर हस्बैंड। ठीक है, तो आप होमोसेक्सुअलिटी वाली ये बात आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। तो एक होमोसेक्सुअल वाली बात भी जो है यहाँ पे देखने को आपको मिल गई। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने मेन यहाँ जो स्टोरी पे। तो अब किलमैन की मतलब किलमैन और इसके बीच में जब थोड़ा सा एक डिबेट टाइप की होती है क्लैरिसा के बीच में, वो तो ख़त्म होगी एलिजाबेथ को लेके कि तुम अपनी बेटी पे ज़्यादा वो दबाव बना रहे हो। वो कहती है तुम एक हिस्ट्री टीचर हो, तुम मेरी बेटी पे ज़्यादा दबाव बना रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअल वाली बात भी आ जाती है। कहीं ना कहीं ये दोनों प्यार में तो नहीं है, ये सोचने लगते क्लैरिसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय द वे अब क्या होता है कि मैंने बताया था कि सेप्टिमस जो है जब सेप्टिमस जो है फिर सुसाइड कर लेता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको पहले तो बताता है कि तुम मॉन्स्टर हो, होम्स को बताता है। उसके बाद खिड़की से कूद के जो है सुसाइड कर लेता है। थोड़ी देर बाद जो है एक क्लैरिसा की फिर पार्टी में जो है पीटर आता है। पीटर को देख के तो ये मतलब दंग रह जाती है क्लैरिसा फिर से एक बार। और फिर पीटर के आते ही थोड़ी देर बाद जो है आपको एम्बुलेंस की आवाज़ सुनती हुई दिखाई देगी। और एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते ही दिखाई देती है, फिर उसको उठा के ले जाते हैं क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई है, खिड़की से कूद के मर गया वो आपका स्मिथ। अब क्या है
इधर से इनकी तो पार्टी चल रही है अंदर, घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। एक बार बचपन में जब पीटर ने सूट करने की कोशिश करी थी, सूट यानी कि मतलब शादी करने की प्रपोज़ल रखी थी इसने, मैरिज प्रपोज़ल, कि मैं तुमसे शादी करूंगा क्लैरिसा, तो इसने जो है अपोज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। किसने? क्लैरिसा ने, ये कह के कि मैं एक आज़ाद जीवन जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो लाइफ नहीं जी सकती कभी भी, ठीक है। तो पीटर ने उस टाइम पे ये बात कही थी कि तुम एक मिनिस्टर से जो है शादी करना चाहते हो, मुझे पता है, ठीक है। तो तुम उसके लाइफ अफेयर्स में पार्टी ही आयोजित, मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज करने में बिजी रहोगे हमेशा, पूरी लाइफ लॉन्ग खुश नहीं रह पाओगे। इसने ये बात बोली थी बेइज्जती मारते हुए पीटर ने, कि तुम एक परफेक्ट होस्टेस बनोगे। ये चीज़ याद कर लो कि तुम एक परफेक्ट होस्टेस ही बन के रह जाओगे। और यही चीज़ जो है सेम यहाँ पे हुआ। मैंने सैली सेटोन के बारे में बताया था आपको कि एक बार उनके बीच में जो है किसिंग वगैरह का सीन हुआ था। क्लैरिसा और सैली सेटोन दोनों ही लेडीज़ हैं, दोनों ही फीमेल हैं, तो दोनों फीमेल के बीच में, तो ये चीज़ सोसाइटी में उस टाइम पे एक्सेप्टेबल थी नहीं। आज के टाइम पे तो LGBTQ के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ये चीज़ें थी नहीं। आजकल एक गे को उतना ही इज़्ज़त मिल रही है जितना एक नॉर्मल इंसान को, गे हो, लेस्बियन हो, चाहे बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्वेयर हो, सबको इक्वल जो है इज़्ज़त मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है ब्रैडशो जो है भी आता है उस पार्टी में लेट। ब्रैडशो की वाइफ आती है और फिर बोलने लगती है कि सेप्टिमस ने जो है सुसाइड कर लिया। तो इस चीज़ को जब क्लैरिसा सुनती है तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये क्या गंदी सी न्यूज़ सुना दी इसने मेरे को। पहले तो ये सोचती है कि गंदी सी न्यूज़ सुना दी, फिर एक कमरे में जाके ये बंद करके अपने आप को सोचती है कि एक्चुअली क्या है। फिर ये रियलाइज़ करती यार इसने तो बहुत बढ़िया काम किया सुसाइड करके। क्यों? एटलीस्ट मेरी तरह तो ज़िंदगी नहीं जी रहा है एक परफेक्ट होस्टेस बन के। जिस टाइप से मेरी बेइज्जती उड़ाई थी पीटर ने, आखिर वही काम तो मैं कर रही हूँ एक मिनिस्टर की वाइफ बनने के बाद। मेरा बचा क्या? मेरी जो एक पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए थी, मैं अपनी जो एक प्राइवेसी मेंटेन करके रखती अपनी लाइफ में, वो तो बची नहीं। इससे बढ़िया तो पीटर था, पीटर कह रहा हूँ, सॉरी, इससे बढ़िया तो ये था सुसाइड जिसने कर लिया। कम से कम उसने कन्फाइनमेंट में तो नहीं रहा ना, वो किसी सलाखों में तो नहीं रहा, किसी की बंदिश में तो नहीं रहा। अपने जीवन उसको ये बोला गया कि तुम्हें एक मेंटल असाइलम में रहना है, उसने किसी की बात नहीं मानी, वो एटलीस्ट फ्री तो रहा। वो कंप्लीट फ्रीडम है। और जो मैं अभी कर रही हूँ वो क्या है? वो तो मैं बस जी रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा भी मेंटल सुसाइड हो चुका है। ये क्लैरिसा मन ही मन में ये सोचती है कि मेरा भी मेंटल सुसाइड हो ही चुका है, मैं तो बस जी रही हूँ अब ऐसे ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लिंक हो रहा है आपका राइटर ऑफ द नोवेल वुल्फ के साथ, क्योंकि जब इसके साथ इसके हाफ ब्रदर्स ने जब इसके साथ सेक्सुअल अफेयर बनाने की कोशिश करी, तो सिंपल सी बात है, अब क्या रह जाता है एक वीमेन के अंदर जब कोई अपना ही निजी पर्सनल कोई फैमिली का अगर ऐसा करे। तो ये चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक होती हुई दिख रही है कि अगर घर वालों में से ही कोई रेप की कोशिश करता है तो हाउ मच इट अफेक्ट्स दी हेल्थ एंड द मेंटल कंडीशन ऑफ अ वीमेन। तो ये भी चीज़ फिर तो रेप कह रहा हूँ मैं, फिर तो आपके माइंड में वही आता है कि इससे बेटर वी मस्ट सुसाइड कर लें। तो ये चीज़ यहाँ पे सोखी गई है। और इसीलिए जो है बहुत दिनों बाद एट द एज ऑफ 59 मैंने बताया था जैसे वुल्फ ने सुसाइड कर लिया था, जो राइटर हैं इस स्टोरी की। तो यहाँ पे भी जो है सुसाइड के बारे में बात की गई है। मेजर थीम्स यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। फिर क्लैरिसा फाइनली अपीयर्स एंड पीटर इज फिल्ड विद एक्सटेसी एंड टेरर। तो यहाँ पे क्लैरिसा और ये पीटर जो है एक साथ आमने सामने जो है दिखाई देते हैं पार्टी में, और फिर यहाँ पे जो है स्टोरी खत्म हो जाती है। तो स्टोरी यहाँ पे खत्म होगी, बट मेजर थीम्स रह रहा है हमारा डिस्कस करना। तो लेट्स डिस्कस इट। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मैंने कहा था, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो में भी लंबी हो जाए बट कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। मेजर थीम्स, प्राइवेसी, लोनलीनेस एंड कम्युनिकेशन। आप ये चीज़ तो लोनलीनेस तो आप देख ही चुके हो कि कैसे भले ही भरा पूरा संसार होते हुए भी डलवे का, क्लैरिसा का बेटी है, हस्बैंड है, लोग हैं इतने सारे सोसाइटी में, बट स्टिल ही सी इज़ फीलिंग लोनलीनेस कि कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा, मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं, कोई समझ ही नहीं रहा। नो कम्युनिकेशन इज़ हैपनिंग बिटवीन मी एंड द सोशल गैदरिंग्स भी करवा रही हूँ मैं, बट स्टिल वो कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और कुछ प्राइवेसी तो बची नहीं है मेरी लाइफ में। तो प्राइवेसी, लोनलीनेस और कम्युनिकेशन की जो ये थीम भी आप अपने हिसाब से लिंक करके लिख सकते हो। सोशल क्रिटिसिज्म पेश किया गया है बाय द हेल्प ऑफ ये कि आप इतना लड़ने के बाद भी, जैसे इंग्लैंड तो जीत गया था बट इतना नुकसान हुआ खुद का भी और देश का भी, पैसे का नुकसान हुआ, लोगों की जान इतनी गई। तो एक तो ये सोशल क्रिटिसिज्म हो गया कि आप जीत किसको बोलते हो,
इंग्लैंड ने जीत के क्या उखाड़ लिया, मतलब इंग्लैंड आज भी वहीं पे है, आज भी वही गलियां सड़कें हैं, आज भी वही सड़कें हैं, उसी पे वही बिग बैन के आसपास से वो गाड़ियां चल रही है। तो क्या उखाड़ लिया इंग्लैंड ने, और जबकि लॉस तो इतना सारा हुआ है। ठीक है, तो ये सोशल क्रिटिसिज्म पहला नंबर 1 ये है। दूसरा सोशल क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये है कि सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो आपको प्रेशर बना बना के दे एक्चुअली फोर्स यू टू सुसाइड। आप देख सकते हो जैसे सुसाइड कर लिया स्मिथ ने। ठीक है, तीसरी चीज़ टाइम का मैंने बताया था आपको, इवन तो स्टार्टिंग में बता देगा, टाइम एक थीम के ऊपर में उभर के आएगा कि टाइम ऐसी चीज़ है कि स्टार्टिंग में तो इसने सोचा कि मैं कुछ बड़ा करूँगी लाइफ में, फ्रीडम का एंजॉय करूँगी, बट एक्चुअली व्हाट सी इज़ परफेक्ट होस्टेस जस्ट। ठीक है, अपने हस्बैंड के गेस्ट को ही मैनेज करने में लगी हुई है, अपने जीवन तो बाद में जिएगी वो। ठीक है, तो ये एक टाइम का हो गया। साइकोलॉजी एंड परसेप्शन। अब साइकोलॉजी एंड परसेप्शन मतलब लोगों की परसेप्शन और आपकी परसेप्शन कितना ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप गलत सोचोगे, आप दूसरों की बातों को ज़्यादा माइंड करोगे, तो आप उस कगार पे पहुंच जाओगे कि यू विल बी थिंकिंग जस्ट फॉर सुसाइड ओनली। ठीक है, साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे आप देख ही सकते हो। इवन दो साइकोलॉजिकल परेशानी से क्लैरिसा डेलोवे खुद पीड़ित थी, वो छोड़ो आपकी राइटर खुद पीड़ित थी। सी वॉज इवन दो सी हैज सुसाइडेड यू नो एट द एज ऑफ 59, जैसे मैंने बताया था। मतलब साइकोलॉजी इवन कितनी ज़्यादा मैटर करती है अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो तो। इससे 10 गुना बेटर तो वो गरीब है ना, जो कमाता है, खाता है, खुश रहता है। ठीक है, बाकी डेथ तो आपको स्टोरी में बीच बीच में मिलता ही रहेगा। डेथ तो आपको स्मिथ के केस में मिला, क्लैरिसा डेलोवे तो बार बार यही सोचती है डेथ। जैसे फॉर एग्जांपल कार में कुछ धमाका टाइप में हुआ था, तो वो सोचती है कि कोई मर गया, कुछ हो गया, फायरिंग मतलब डेथ करीब ही है मेरे, तो ये बात सोचती रहती है। लास्ट चीज़ मैंने बताई थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, आई का सिंबल आ रहा होगा यहाँ पे, आप जाके देख सकते हो, प्लीज़ जाइए देखिए। बाकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को मैं 2 मिनट में जो है काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रीम मतलब धारा, ऑफ का कॉन्शियसनेस मतलब आपकी चेतना। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने आपका हाथ रखा हुआ है टेबल पे और मैं गर्म रॉड लेके आ रहा हूँ, दूर में ही रखा हुआ है अभी, बट स्टिल यू विल फील इट एंड सडनली यू विल बी मेकिंग योर हैंड अवे फ्रॉम दी हॉट रॉड। ऐसा क्यों? आप अपने हाथ को दूर करने की कोशिश करोगे, इवन दो आपको पता, आप देखोगे नहीं तो भी आपको पता लग जाएगा कि कोई गर्म चीज़ आ रही है मेरे सामने। तो ये क्या है? आपकी चेतना है, आपकी कॉन्शियसनेस है। तो ऐसे ही जब राइटर के माइंड में कोई भी कॉन्शियसनेस थॉट्स आते हैं, वो कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं और वो जब प्लॉट तैयार करने लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बार बार नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है, कभी डेलोवे के बारे में बात हो रही है, तो कभी आपका स्मिथ के बारे में बात होने लग रही है। तो नैरेटिव टेक्निक मतलब नैरेटिव ही जो है चेंज करके जो है आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो इस टेक्निक को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप बोलोगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आया कहाँ से? देखो साइकोलॉजी में बड़ा ही इंटरेस्ट था डेलोवे कह रहा हूँ सॉरी, आपके वुल्फ को। तो सिंपल सी बात है, ये एक कॉन्सेप्ट ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक कॉन्सेप्ट है आपका साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है ना उसका कॉन्सेप्ट है ये। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि आपके दिमाग में दुनिया भर की थॉट्स चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप वीडियो देख रहे हो और हो सकता है आपका मन कुछ और खाने का कर रहा हो, या कुछ मूवी देखने का मन कर रहा हो, या यूट्यूब पे अगर देख रहे हो आप मेरी वीडियो तो यूट्यूब के नीचे कोई और वीडियो किसी वाइन की वीडियो हो, आपको वो देखने का मन कर जाए। तो ये आपकी थॉट्स जो है चलती रहती है दुनिया भर में कह रहा हूँ, दिन भर में दुनिया भर की थॉट्स आती है आपके माइंड में, और यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। और जब इसी टेक्निक का इस्तेमाल लिखते वक्त कर दिया जाए कि भाई कभी किसी और चीज़ के बारे में बता रहे, कभी किसी और की चीज़ में नैरेटिव बताने लगे, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ये पूछोगे कि मैंने भाई क्यों किया, क्या अब ऐसी क्या टेक्निक, क्यों ऐसी ईजाद करने की ज़रूरत पड़ गई, डिस्कवर करने की? तो सिंपल सी बात है, आपको रोज़ मैं बोलूं कि आप रोज़ ही पनीर खाओ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, एटलीस्ट मैं पनीर से उब गई हूँ, मुझे कुछ और दो। एक ही मूवी 20 बार दिखाऊँ, तो आप क्या बोलोगे? अरे मेरे को कोई और मूवी दो। दैट्स वाई अब रीडर्स इतने सालों से एक ही चीज़ पढ़ेंगे क्या? नहीं, तो उनको कोई नई टेक्निक चाहिए थी तो इन्होंने ईजाद किया, और काफ़ी ज़्यादा फिर बुक्स एंड वगैरह इनकी जो छपी थी वो बिकी थी। तो ये सारा कुछ होता है लिटरेरी वर्ल्ड में, आप हमेशा नया कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे क्या है, नॉवेल्स में जो है सेक्सुअलिटी को प्रेजेंट किया जा रहा है, सेक्सुअल अफेयर्स को प्रेजेंट किया जा रहा है, और ताकि हमारी बुक्स बिक जाए और हम भी नेम एंड फेम कमा लें, क्योंकि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आप कर रहे हो क्या नहीं। ठीक है, और बस ये सारी चीज़ें हैं। आप देखिए इस वीडियो को, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8383018454।
ठीक है। मेरा तरीका हमेशा ऐसा होता है कि मैं आपको एक फ़नी वे में जो है समझाने की कोशिश करूँ। आई डोंट थिंक दैट इट्स अ गुड वे टू मेक यू अंडरस्टैंड वाइल गिविंग यू सम काइंड ऑफ प्रेशर। मैं आपको माइंड में प्रेशर करूँ कि नहीं आप मार्क्स के लिए पढ़िए, नहीं। मैं एज अ लिटरेचर मैं चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे पढ़िए कि जस्ट यू आर इन्जॉइंग इट, ठीक है। आप अपनी लाइफ को सुधारने के लिए लिटरेचर पढ़ रहे हो, आप, मैं गारंटी देता हूँ आप अपने मार्क्स में काफ़ी जो है अच्छे मार्क्स जो है मतलब देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। आप लिटरेचर को एंजॉय कीजिए, ना कि एक बर्डन की तरह पढ़िए कि मेरे को अब क्या करना है क्या नहीं। जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई है उस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए, फील कीजिए, अपने लाइफ के साथ लिंक कीजिए, फिर जाके आंसर्स को लिखिए, मेंटेन कीजिए, ठीक है। कोटेशंस वगैरह आप याद कर लीजिए, एवरीथिंग विल बी हेल्पिंग यू। होप सो कि वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को। काफ़ी मेहनत लगी है मेरे को इस वीडियो को बनाने में, तो आप सपोर्ट कर सकते हो हमें, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ये चीज़ रह गई थी बताने को, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बस इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।